हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए। और ये हमारा 28वां लेक्चर है। इससे पहले हम लोग जो 27 लेक्चर कंप्लीट किए हैं उसमें हमने पॉलिटी कर लिए हैं, देन हिस्ट्री के एंशिएंट हिस्ट्री किया है, मिडाइवल हिस्ट्री किया है एंड मॉडर्न हिस्ट्री भी कंप्लीट किया है। और अब जो हम लोग करेंगे वो आर्ट एंड कल्चर, और ये आर्ट एंड कल्चर की पहली लेक्चर है। वैसे कुछ आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री में देखे हैं, जो बचे हुए क्वेश्चन वो अब हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, सो आर्ट एंड कल्चर की ये पार्ट 1 है और टोटल जो लेक्चर होगी आर्ट एंड कल्चर का 3 है। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन है वो तो होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यूपीएससी और भी जो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, जैसे CDS कराती है, NDA है, CAPF है, EPFO है, APFC है, ठीक है, तो उनके क्वेश्चन भी हमने ऐड किया है। वो क्वेश्चन जो यूनिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं जो रिपीट कर गया है या उस टाइप के क्वेश्चन अगर हमने एक बार डिस्कस कर लिए तो वैसे क्वेश्चन को हमने ऐड नहीं किया है। हमने सिर्फ उसी क्वेश्चन को ऐड किए हैं जो यूनिक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia पे मिल जाएगी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहला जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर एप्लीकेबल टू द जैन डॉक्ट्रिन। जैन के जो सिद्धांत हैं उसमें इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है ना, जैन डॉक्ट्रिन के लिए एप्लीकेबल है। तो पहला क्या है, द श्योरेस्ट वे ऑफ एनहिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस। कर्म को खत्म करना पड़ेगा, कर्म को खत्म करने के लिए आपको करनी पड़ेगी पेनेंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तपश्चर्या, है ना। पहला ये है। दूसरा है कि हर ऑब्जेक्ट में सोल होती है, छोटी से छोटे जो पार्टिकल होती है उसमें होती है आत्मा। फिर तीसरा है कर्मा इज द बेन ऑफ द सोल, और जो आत्मा का जो विनाशक है, बेन है, वो है कर्म। ठीक है, कर्म जो है वो बेन है आत्मा का, तो इसके लिए उसको एंड होना चाहिए। तो अब इसमें अगर इसको ये तीनों लाइन एक जगह से उठाई हुई है तो पहला लाइन इसमें था कि एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज ए सोल। मतलब दुनिया में जितनी भी ऑब्जेक्ट है, चाहे छोटा से छोटा पार्टिकल है, उसमें होती है एक आत्मा। दूसरा आत्मा होती है, तो ये हो गया। देन उसमें लिखा हुआ है कि NCERT का लिखा हुआ है कि उसमें कि कर्मा जो होती है वो आत्मा के लिए खतर विनाशक कौन है, कर्म। आत्मा का विनाशक कौन है, कर्म। तो कर्म को खत्म करना चाहिए। पहले तो क्या बोला कि हर ऑब्जेक्ट में होती है एक आत्मा, फिर बोला कि आत्मा का विनाशक जो है वो है कर्म, तो कर्म को खत्म करना चाहिए। फिर तीसरा बोला कि कर्म कैसे खत्म होगा, तो आपको पेनेंस को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो तीनों के तीनों सही है। एग्जैक्ट NCERT में ये लाइनें लिखी हुई है दैट एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज ए सोल, कर्म इज द bane of the soul and must be ended, the surest way of annihilating karma is to practice penance. This is the answer 1, 2 and 3. This is the explanation. अगला क्वेश्चन है, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेज आपको दी हुई है। वन इज द अजंता केव्स, वन इज द लिफाक्ची टेम्पल, वन इज द सांची स्तूपा। और आपसे पूछा जा रहा है कि म्यूरल पेंटिंग के लिए कौन सा जाना जाता है। म्यूरल पेंटिंग के लिए कौन सी जानी जाती है? क्या अजंता केव्स में म्यूरल पेंटिंग है? क्या आपको सांची स्तूप में म्यूरल पेंटिंग है? क्या आपको लिफाक्ची टेम्पल में? तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सांची जो टेम्पल है वहाँ पे म्यूरल पेंटिंग नहीं है ना, दीवार पे ऐसे नहीं है। दे आर, जो सांची टेम्पल है वो नोन फॉर द स्कल्पचर। ठीक है, सो इट्स नॉट अ सांची टेम्पल। सो थर्ड तो पहले ही गलत हो गया। देन अजंता केव और लिफाक्ची में आपको है, अजंता जो लिफाक्ची टेम्पल है वो आंध्रा में है ना। ये विजयनगर एम्पायर के समय में बनाई गई हुई थी, तो वहाँ पे इस दोनों पे म्यूरल पेंटिंग हमको मिली है। ठीक है, सो अगर ये आपकी आंसर हो जाएगी 1 and 2। एंड अगर आप इसमें देखेंगे, सो ये देख लो आप इमेज जो है लिपाक्षी टेम्पल की और ये अजंता की, सो इट्स अ म्यूरल पेंटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ फिलोसफिकल थॉट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट। देखिए, सांख्य स्कूल है, तो सांख्य स्कूल के बारे में कुछ 2 पॉइंट्स दी हुई है, उसमें से कौन से सही है। तो पहले आपको याद रखना है कि सांख्य स्कूल में के फाउंडर कौन थे, तो आप ये याद रखेंगे कपिल याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला था कि 2 चीज़ें बात किया था, है ना, कि 2 चीज़ें होती हैं, वो होती है, एक होती है पुरुष और एक होती है प्रकृति। प्रकृति में मैटर हो गया और ये हो गया पुरुष मतलब सोल, और ये हो गया मैटर। ठीक है, और इसमें अब हम बात करते हैं क्या है। सो सांख्य डज नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ रिवर्थ और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। सांख्य फिलॉसफी जो है वो आपको पुनर्जन्म पे बात नहीं करता था, उनकी बल्कि पुनर्जन्म होती नहीं है,
और सोल का पुनर्जन्म, या आपको पुनर्जन्म का मतलब ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, तो ये नहीं होती है। सो ही डिडंट बिलीव इन दिस। ठीक है, तो पहले तो ये हो गई। इसके बाद दूसरा है कि सांख्य होल्ड्स दैट इट इज़ द सेल्फ नॉलेज दैट लीड्स टू लिबरेशन एंड नॉट एनी एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस। और अगर आपको मोक्ष चाहिए तो सांख्य स्कूल कहता है टू गेटिंग अ मोक्ष के लिए आपको जो है सो नॉलेज होनी चाहिए। समझ में आ गया? मोक्ष के लिए आपको होने चाहिए नॉलेज। उसमें भी इन्होंने बोला है 3 तरह की नॉलेज की बात किया है, तो ये बिल्कुल सही है, सेकेंड वन इज राइट। और रीबर्थ की बिलीव नहीं करती, ऐसा नहीं है, बिकॉज इट बिलीव्स इन पुरुष, और पुरुष में बात की गई है सोल की बात में। ठीक है, क्लियर? अब इसमें ये ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म की बात करते हैं ना, ड्यूअलिस्टिक रियलिज्म की बात करते हैं। नाउ इसमें आपको क्या याद रखनी है ना, इसमें क्या याद रखेंगे कि 3 तरह की नॉलेज की बात करते हैं। नॉलेज मतलब प्रमाण। सो कौन कौन से हैं? वन इज द प्रत्यक्ष, वन इज थे अनुमान, आप कहते हैं ना अनुमान लगा रहे हो, प्रत्यक्ष हमने देखा है। वन इज द शब्द। तो अब नॉलेज जो है सो कैसे गैदर हो सकती है? एक तो परसेप्शन आपकी होगी, एक आपको इन्फेरेंस अनुमान होगा, वन इज द हियरिंग शब्द जो आपने सुना है। सो प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 जो है सो 3 टाइप के नॉलेज जरूरत है। एंड अगर मोक्ष आपको मिलेगी तभी, है ना, जब आपको नॉलेज होगी। और इसमें थ्योरी ऑफ कॉजेशन भी दिया हुआ है सांख्य स्कूल में। थ्योरी ऑफ कॉजेशन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सत्कार्यवाद। क्या बोलते हैं? सत्कार्यवाद। इतनी चीजें याद रख लेंगे, कपिल मुनि याद रखेंगे, रीबर्थ पे ये लोग बात किए हैं, सोल पे बात किए हैं, 3 तरह की नॉलेज की बात किए हैं, इतना याद रखेंगे। पुरुष प्रकृति की बात की है, प्रकृति और पुरुष की। सो सेकंड जो है सो आंसर होगा, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया अ पोज इन डांस एंड ड्रामेटिक कॉल्ड त्रिभंग, एक पोज है ना, हैज बीन अ फेवरेट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टिल, आज तक वो त्रिभंग पोज जो है सो फेवरेट है डांस में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफर, उस पोज के बारे में कुछ चीजें लिखी हुई है। अब उसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सही है ना। जो पोजेज हैं बहुत सारी, उसमें आपको पता होना चाहिए कि द पोज नेम इज अभांग। क्या होता है? अभांग पोज, देन समभांग, देन संभांग, ठीक है, देन आपको अतिभांग, देन आपको त्रिभांग, ये सब होती है। ठीक है, नाउ देखो, त्रिभांग का मतलब होता है 3 जगह, ट्राइबेंट मतलब 3 जगह आपको मुड़ा हुआ, उसको त्रिभांग बोलते हैं। ठीक है, सो त्रिभांग जो है कि बॉडी में 3 पार्ट्स, आपको 3 कर्व्स बनी हुई है। तो त्रिभांग में कहां बनी है? नेक पे, देन वेस्ट पे और किस पे? नी पे। और ये बनने के कारण ये इस टाइप का बन जाता है कि नेक ऐसे है, कमर ऐसे है और पांव ऐसे है, इस शेप बन जाती है। ठीक है ना। सो वन लेग इज बेंट एंड द बॉडी इज स्लाइटली बट ऑपोजिटिवली केव्ड एट वेस्ट एंड नेक। तो मैंने बताया 3 जगह पे ही है। ठीक है ना। फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड एक्सटेंशन, मेकअप आर कंबाइंड टू सिंबलाइज सर्टेन इपिक, नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। इट इज अबाउट द त्रिभांग, मतलब कि ट्राइबेंट, 3 जगह मुड़ी हुई है। वो 3 जगह कौन कौन है? नेक वेस्ट की नहीं, तो यही तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। नाउ यू कैन सी द पिक्चर। नाउ दिस इज द त्रिभांग। नेक पे देख रहे हो आप, है ना, नेक पे देख रहे हो, वेस्ट पे देख रहे हो, और फिर देखो ऐसे। सो दिस इज द एस पोज जो है सो आपको ये बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पंचायतन क्या है? क्या ये असेंबली ऑफ विलेज लीडर्स का है, या रिलीजियस कोई सेक्ट है, या टेम्पल कंस्ट्रक्शन का कोई स्टाइल है, या एडमिनिस्ट्रेटिव कोई प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे? एनसीईआरटी, अगेन इट इज रिटन इन एनसीईआरटी, और बेसिक क्वेश्चन है कि पंचायतल स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चर हुआ करता था, जिसमें एक आपको रेक्टेंगुलर प्लिंथ होती थी, उसमें 4 स्मॉल, एक डीटी होते थे और 4 स्मॉल जो है सो सब्सिडरी मंदिर हुआ करती थी चारों कॉर्नर पे। तो टोटल जो हो गया वो कितने हो गए? 5। तो इसीलिए उसका नाम पड़ा पंचायतन। सो इट इज अ स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। क्लियर? दिस इज द एक्सप्लेनेशन।
अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फेलोस्फी। नाउ व्हाट इज द सिक्स सिस्टम, कौन कौन से हैं? न्याय, याद रखेंगे न्याय, देन वैशेषिका, वैशेषिका, देन सांख्य, सांख्य, योग, देन पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा, देन उत्तर मीमांसा, जिसको हम लोग वेदांत भी बोलते हैं। नाउ क्या याद रखेंगे सर? याद रखेंगे न्याय किसका है? गौतम ऋषि, गौतम ऋषि। वैशेषिका किसकी है? कन्नड़ ऋषि, कन्नड़ ऋषि। सांख्य अभी बात किए हैं, कपिल मुनि, है ना, कपिल। देन योग पतंजलि, ये तो आपको पता ही होगा। देन पूर्व मीमांसा, इट्स अ जैमिनी, ऋषि जैमिनी। और वेदांत में, वेदांत में बहुत सारी आ जाती है, जैसे अद्वैत आ जाती है, विशिष्ट अद्वैत आ जाती है, द्वैत, द्वैत अद्वैत, है ना, शुद्ध अद्वैत, इतनी सारी चीज़ें वेदांत में आपको आती है। तो हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी फिलॉसफी। मीमांसा तो है, वेदांत भी है, मतलब मीमांसा मतलब पूर्व मीमांसा, वेदांत मतलब उत्तर मीमांसा। न्याय भी है, वैशेषिका भी है, सांख्य भी है, योग भी है। लेकिन लोकायत और कपालिका कापालिक नहीं है। लोकायत जो है वो आपको, ये आपको मेटलिस्टिक स्कूल पे है। लोकायत जो है वो आपको मेटलिस्टिक स्कूल पे है। और कपालिका जो होता है एक तांत्रिक सेक्ट होती है, तांत्रिक सेक्ट, समझ में आ गया? लोकायत आपको कर्नाटक में है ना। लोकायत पे और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे और कपालिका पे भी क्वेश्चन करेंगे। वो एक तांत्रिक सेक्ट है सैबिज में, ठीक है, इतना याद है। तो इसमें से कौन सा नहीं है वो आपको समझ में आ गया। एक चीज़ जो मैंने आपको बताई है कि जो अद्वैत है, व्यास वेदांत, अद्वैत शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैत माधवाचार्य, है ना, द्वैत अद्वैत निम्बरकाचार्य, और शुद्ध अद्वैत बल्लभाचार्य। रट्टा मार लेना ये सारी चीज़ें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द फेमस सत्रिया डांस, सत्रिया डांस के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उसमें से बोल रहा है कौन सा सही है। सत्रिया इज ए कम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस और ड्रामा, ये तीनों की कम्बिनेशन है, ये बिल्कुल आपकी सही है। नाउ इट इज अ सेंचुरी ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट्स ऑफ असम। सत्रिया जो है सो 70 मोनेस्ट्री में से निकला हुआ था, ओरिजिनेटली 70 मोनेस्ट्री, जो कि वैष्णवाइट मूवमेंट की पार्ट हुआ करती थी, 17 मोनेस्ट्री। नाउ वहाँ पे जो किसने स्टार्ट किया था? श्रीमंत शंकरदेव ने, श्रीमंत शंकरदेव जो असम में 15th सेंचुरी में ये हुआ था। इन्होंने कहा था एक शरण नाम धर्म, इन्होंने, है ना, ठीक है। सो इट इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल राग एंड ताल ऑफ डिवोशनल सॉन्ग कंपोज्ड बाय तुलसीदास, कबीर एंड मीराबाई। ऐसा कुछ नहीं है ना। ये आपको श्रीमंत शंकरदेव ने आसाम में स्टार्ट किया था एज अ पार्ट ऑफ नियो वैष्णवाइट मूवमेंट में। आपको ये तो ये म्यूजिक डांस की है और ये असम की है, वैष्णवाइट ट्रेडिशन को आपको ये डांस फॉलो करती है। सो 1 and 2 इज द राइट आंसर एंड 3 नॉट राइट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि चैत्र 1 ऑफ द नेशनल कैलेंडर बेस्ड ऑन सका एरा, जो चैत्र 1 हम लोग बोलते हैं वो सका एरा के कैलेंडर पे बेस्ड है। तो जॉर्जियन कैलेंडर जो 365 दी के है ना, 365 दिन का है, उसमें चैत्र 1 कौन से दिन पड़ता है, ये आपसे पूछ रहा है। नाउ जो हमारा नेशनल कैलेंडर है वो सका एरा बेस्ड पे बेस्ड है और उसमें चैत्र जो होती है पहली महीना होती है, उसको चैत्र बोलते हैं। और ये आपको स्टार्ट हुई थी 22 मार्च 1957 से, जॉर्जियन कैलेंडर के साथ साथ ये मैच किया था, तो 22 मार्च 1957 से स्टार्ट होती है, ठीक है। और अगर लीप ईयर होगा, 365 दिन बोल दिया है, अगर लीप ईयर होगा तो ये आपको आ जाएगा 21 मार्च को, लीप ईयर में 21 मार्च को आ जाएगा और वैसे 22 मार्च को आएगा, ठीक है। दिस इज एक्सप्लेनेशन। अगला है कि विथ रेफरेंस टू इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन व्हाट इज दी कलारीपयट्टू। कलारीपयट्टू क्या है? नाउ एनसीईआरटी की अगर आप किताब देखोगे, है ना, तो उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है कि कलारीपयट्टू जो है ये मार्शल आर्ट है ना। सो क्या है मार्शल आर्ट? इट इज़ एन एंशिएंट भक्ति कल्ट ऑफ सैबिज्म। कलारीपयट्टू जो है भक्ति कल्ट, सैबिज्म की भक्ति कल्ट है ना, जो साउथ इंडिया में प्रेवलेंट है, बिल्कुल गलत। इट इज़ एन एंशिएंट स्टाइल ब्रोंज एंड ब्रास वर्क स्टिल फाउंड इन साउदर्न पार्ट ऑफ कोरोमंडल एरिया, गलत है, ब्रोंज का आर्ट वर्क है। इट इज़ एन एंशिएंट फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा एंड अ लिविंग ट्रेडिशन इन द
डांस ड्रामा का पार्ट है कलारीपट्टू। इट इज़ एन एंशियंट मार्शल आर्ट एंड अ लिविंग ट्रेडिशन इन सम पार्ट साउथ इंडिया के कुछ पार्ट में ये आपको कलारीपट्टू आपको मार्शल आर्ट है। सो आंसर हो गया डी। बाकी आप देखो जो आर्ट फॉर्म है बहुत सारी चीज़ें याद रख सकते हो, जैसे ओपन्ना है, ये मालाबार में मुस्लिम लोगों का डांस है, वेडिंग फेस्टिवल में जो डांस होती है उसको बोलते हैं ओपन्ना, एनसीईआरटी में दी हुई है। जैसे मान लो कि कन्यारकली है ना, तो कन्यारकली को हम देसाथुकली भी बोलते हैं, मलमकली भी बोलते हैं। ये फोक आर्ट है जो नायर कम्युनिटी जो है सो पलक्कड़ में इसको फॉलो करते हैं। देन कोलकली है ना, यही फोक आर्ट है ना, नॉर्थ मारवाड़ रीजन केरला में होता है। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें आपको दी हुई है ना। तो ये गॉड को पान जो है, पान कली जिसको बोलते हैं, ये रिचुअलिस्टिक परफॉर्मेंस है जो आपको गॉड के सामने में किया जा सकता है थिसूर पलक्कड़ और मल्लमपुरम डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसमें एक बार देख लेना। वेलकली है, मार्शल डांस है ना। देन थोलापवक्कुथु जो है सो लेदर पपेट्री प्ले है। तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है एनसीईआरटी में लिखी हुई, तो यू कैन सी वंस। ना कुछ पेयर्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिवन एबव इज अ करेक्टली मैच। सो गरबा है और मोहिनी अट्टम है और यक्षगन है। तो अगर मोहिनी अट्टम, यक्षगन, ये सब एनसीईआरटी में आपको दी हुई है। सो गरबा जो है वो आपको गुजरात का है। ये आपको दुर्गा जी के पूजा समय में ये जो गरबा डांस होती है ना, और तो ये फोक डांस है इसकी, गरबा गुजरात की। तो ये तो बिल्कुल सही है दोनों। लेकिन अगर मोहिनी अट्टम की बात करें, सो मोहिनी अट्टम जो है सो ये उड़ीसा का नहीं है, उड़ीसा का ओडिसी है। मोहिनी अट्टम जो है सो ये आपको मोहिनी अट्टम जो है सो इसमें चेरा के समय में डेवलप हुआ था और ये केरला का है, ठीक है ना। तो सेकेंड इज रॉन्ग। एंड यक्षगन जो है सो ये आपको सॉन्ग ऑफ यक्ष है, यक्षगान, ये आपको कर्नाटक का है। तो दिस इज टोटली राइट। बाकी मैंने डिटेल आपको दे दी है एक्सप्लेनेशन में, तो यू कैन रीड दिस बिकॉज दिस जो ये कटिंग है वो एनसीईआरटी की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड कल्चर इन इंडिया, कुछ फेमस श्राइन है और उसकी लोकेशन आपसे पूछा जा रहा है। जैसे पूछ रहा है बुद्धिस्ट से रिलेटेड है, ताबो मोनास्ट्री एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स, वो कहाँ पे है, स्पीति वैली में है क्या, ये पूछा है आपसे। फिर आपसे बोलता है कि ये जो लोहोत्सव लाखांग मंदिर है नाको में, क्या वो जांस्कर घाटी में है। तीसरा बोलता है कि जो अलची मंदिर कम्प्लेक्स है वो क्या लद्दाख में है। सो अलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो, अलची एक विलेज है, वो कहाँ पे है, लेह लद्दाख में। तो दिस इज़ बिल्कुल राइट, जो गुरु रिंचेन जांगपो ने 10th सेंचुरी के आसपास में बनाया था। गुरु रिंचेन जांगपो, ठीक है ना, बनाया था। तो ये बिल्कुल थर्ड तो सही है। नाउ लोहोत्सव जो है इसमें लाखांग टेम्पल नाको विलेज में तो है, बट ये आपको हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, किन्नौर रीजन हिमाचल प्रदेश। सो इट्स नॉट इन द झारखंड। और जांस्कर वैली कहाँ पे है, जांस्कर वैली जो है सो आपको लद्दाख में है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में है। देन ताबो मोनेस्ट्री जो है सो स्पीति वैली में है, वो हिमाचल प्रदेश में। सो 1 and 3 इज द राइट एंड सेकेंड इज द रॉन्ग। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि कम्युनिटी ऑफ पीपल है जिसको हम लोग बोलते हैं मंगनियार कम्युनिटी। सो कम्युनिटी ऑफ पीपल को मंगनियार बोलते हैं। वो कहाँ पे, किस चीज़ के लिए, म्यूजिक के लिए फेमस थी, या वोकल म्यूजिक साउथ इंडिया में फेमस थी, या पिएट्रे डोरा ट्रेडिशन के लिए फेमस थी। तो पिएट्रे डोरा तो आपको पता होगा सर क्या है, ये स्टोन को क्रेव करते थे मेडाइवल इंडिया में, है ना, और वहाँ से आपको क्या कहते हैं उसको, स्टोन को क्रेव करके आपको आर्ट बनाते थे, ठीक है। या आपको एक्चुअली इटली से ये वर्ड आई है, इटालियन वर्ड, जिसका मतलब होता है, पिएट्रे डोरा का मतलब होता है हार्ड स्टोन, है ना। तो ये आपको एक टेक्निक है जिसमें आपको क्रेव की जाती है स्टोन की। तो ये तो होगा नहीं। नाउ क्या होगा इसमें, क्या म्यूजिकल आर्ट जो है सो नॉर्थ ईस्ट का था, या म्यूजिकल ट्रेडिशन, है ना। तो जो मंगनियार ट्रेडिशन है वो आपको म्यूजिकल ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। दे आर द मंगनियार जो है सो मुस्लिम कम्युनिटी है जिसकी आपको पूरे वंश में ही म्यूजिशियंस हैं, है ना, जो कुछ राजस्थान के पार्ट और कुछ पाकिस्तान में रहते हैं, हेरिडिटरी म्यूजिशियंस हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बी शुड बी द आंसर। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द आर्ट एंड आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज वाज मेड अर्लीस्ट। इसमें से कौन पहले बना है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इसमें। जैसे धौली जो रॉक है ना, धौली रॉक है, रॉक कट एलिफेंट धौली, ये आपको बना था अशोक के समय में। अगर थोड़ा सा ये भी याद होगा तो ईस्वी आपको याद हो जाएगा कि हाँ 270-200 के आसपास में बना होगा,
250-60 के आसपास में बना होगा, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो लिंगराज टेम्पल है, तो ये तो आपको अशोका का समय समझ ही गए हैं आप कब होगा, है ना। देन लिंगराज टेम्पल जो है वो भुवनेश्वर में है, उड़ीसा में, और ये आपको लॉर्ड शिवा की है। लिंगराज है नाम तो इस लॉर्ड शिवा से रिलेटेड है, इतना तो आपको पता होगा। और इट्स इन द 11th सेंचुरी में ये आपको बना हुआ है, तो 11th सेंचुरी बहुत आगे हो गया। देन जो महाबलीपुरम की रॉक कट मॉन्यूमेंट्स हैं, ये आपको बना था, किसने बनाया था? पल्लवा ने। तो पल्लवा जैसे ही बनाया तो ये 7th-8th सेंचुरी में हो गया। सो 7th-8th सेंचुरी आप मान लीजिए। इसके वाराह इमेज जो उदयगिरी का है, ये आपको 5th सेंचुरी के आसपास में बनाया है, और ये बनवाया उस समय चंद्रगुप्त ने उदयगिरी हिल पे बनाई है। जब उन्होंने सका किंग पे, है ना, विक्ट्री किए थे, तो उस समय आपको वाराह इमेज बनाई गई थी। नाउ अगर आप देखोगे इसमें, अगर आपको सोचोगे, सो पूछा है कि कौन सा सबसे पहले हुआ है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई चंद्रगुप्त कब आया होगा, अशोका कब आया होगा, है ना, पल्लव कब आया होंगे। सो इट्स अशोका। रॉक कट एलिफेंट जो दौली में है वो अशोका के समय बना था, तो बी आंसर हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी की आपको याद होगा, थोड़ा सा अगर आप याद भी होगा, थोड़ा बहुत भी अगर आपके पास में याद होगा, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगेन अगला क्वेश्चन है कि दो हिस्टोरिकल प्लेस है, एक अजंता है और एक महाबलीपुरम है, उसके बारे में बोल रहा है कि क्या दोनों एक ही समय में बना था। सो दोनों एक समय बना था। पहला तो ये बोल रहा है कि अजंता भी और अजंता के व महाबलीपुरम दोनों एक साइड में बना था। दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि बोथ बिलोंग टू द सेम रिलीजियस, और दोनों एक ही रिलीजन के हैं, दोनों सेम रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए आपको है। और तीसरा है दोनों में रॉक कट मॉन्यूमेंट्स होते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो ये तो पक्की बात है कि इसमें रॉक कट मॉन्यूमेंट्स दोनों में है। अगर आपने महाबलीपुरम की इमेज भी देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि दीज आर द रॉक से क्रेव्ड किया हुआ है ना। बट अभी हमने बात किया था कि जो ये आपको महाबलीपुरम है उसकी जो है सो पल्लवा हमने बात किया था कि ये इन्होंने बनाया 7th to 8th सेंचुरी में, ठीक है। तो 7th to 8th सेंचुरी में तो दोनों सेम पीरियड में तो बन ही नहीं सकता है। सो वन इज़ द 7th to 8th सेंचुरी में, और अजंता जो है सो आपको बुद्धिस्ट के मॉन्यूमेंट्स हैं वो 2nd सेंचुरी से लेकर के आपको 400-500 ईस्वी के समय बना था। तो दोनों एक समय में तो है ही नहीं, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया। पहला जैसे ही गलत होगा तो ये आंसर तो ऐसे ही चला गया। और तीसरा चूँकि सही है सो आंसर बी हो जाएगी। ना वो दोनों सेम डिनोमिनेशन की नहीं है। देखिए अजंता केव जो है वो वैष्णवाइट डिनोमिनेशन के लिए बनाई गई हुई है, तो महाबलीपुरम जो है सो मेनली वैष्णव सेक्ट के लिए, सॉरी अजंता जो है बुद्धिस्ट के लिए मेनली है, और महाबलीपुरम जो है वो आपको वैष्णवाइट की तरफ उनकी इंक्लाइनेशन ज़्यादा है, ठीक है। सो आंसर बी हो जाएगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कुछ फेमस प्लेसेस का नाम है और कुछ रीजन है, उसमें आपसे पूछ रहा है जैसे कि बोध गया कहाँ पे है, खजुराहो कहाँ पे है, सिरजी कहाँ पे है, नासिक कहाँ पे है, तिरुपति कहाँ पे है, रीजन पूछा जा रहा है आपसे। तो एक दो भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बताइए। बोध गया कहाँ पे है? बोध गया ये आपको गया डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, और इट्स फेमस कि वहाँ पे महाबोधि टेम्पल हुआ करते हैं। तो ये जो आपको मिला हुआ है कि बोध गया आपको बघेलखंड में है, बघेलखंड तो वो होगा ही नहीं, बघेलखंड तो आपको इधर है ही नहीं, है ना, छत्तीसगढ़ के तरफ चले जाओ, है ना। तो ये तो गया, तो पहला तो गलत ही है कि बोध गया वहाँ पे होता, क्योंकि ये तो बिहार में है। इसके बाद दूसरा अगर बात करें कि तिरुपति, तो तिरुपति जो है ये आपको रायलसीमा रीजन में है, ये बिल्कुल सही है, रायलसीमा रीजन में है, और ये चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश में है ना, वहाँ पे है। और यहाँ पे तिरुपति में क्या है कि वेंकटेश्वर की टेम्पल है ना, लॉर्ड वेंकटेश्वर की टेम्पल है, तो ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल सही है। देन नासिक की बात करें तो ये महाराष्ट्र नासिक तो पता ही है, एंड ये यहाँ पे कुंभ मेला भी लगती है। सो इट्स इन महाराष्ट्र, एंड दिस इज़ नॉट इन द मालवा रीजन में नहीं है। इट्स शिरडी जो है ये आपको शिरडी जो है ये आपको विदर्भ रीजन में है क्या? दिस इज़ ऑल्सो इन शिरडी जो है सो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, और साई बाबा के लिए फेमस है। सो इट इज़ नॉट ऑल्सो इन विदर्भ रीजन, ठीक है ना। देन खजुराहो की अगर बात करें तो खजुराहो जो है सो वो आपको अराउंड 1000 CE के आसपास बना था, चंडेल डायनेस्टी ने बनवाया था। और खजुराहो जो है सो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में जो एरिया है दैट्स अ बुंदेलखंड। सो दिस इज द राइट। सो 2 and 5 इज द राइट, एंड 1, 4 and 5। सो 1 अगर जैसे 1 तो अगर आप आराम से काट सकते थे, तो 1 ऐसे कट गया तो 2 तो होगा ही होगा, 2 and 5 तो ही होगा। देन आपको 3 और 4 में से कोई भी देखना था, शिरडी और नासिक। तो शिरडी में आप कंफ्यूज भी हो सकते थे कि हो सकता है कि विदर्भ रीजन में
बट नासिक मालवा में होगा नहीं, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को ऑर्डिन आउट कर सकते थे, ठीक है ना। ज़रूरत नहीं है सारी कुछ पता ही हो, आप कर सकते हो आंसर, है ना। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में बेसिकली क्या होता है कि इधर आप जानते हो नहीं तो नहीं जानते हो, थर्ड थिंग्स नहीं होती है ना। तो इसमें आप थोड़ा सा अगर स्मार्ट वर्क करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। मणिपुरी संकीर्तन के बारे में बात की गई है कि कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, जैसे कि इट इज़ अ सॉन्ग एंड डांस परफॉर्मेंस। देन इसमें बोला है कि सिंबल्स करताल आर द ओनली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन द परफॉर्मेंस, में सिर्फ और सिर्फ सिंबल्स की यूज होती है। सो वनली जो लगाया है तो इसमें तो थोड़ा सा हम लोग को देखना ही पड़ेगा सही से। इट इज़ परफॉर्म्ड टू नैरेट द लाइफ ऑफ डीड्स ऑफ द लॉर्ड कृष्णा की लाइफ को नैरेट करते हैं इनकी परफॉर्मेंस। ना इसमें सिंगिंग भी होती है, ड्रमिंग भी होती है, डांसिंग भी होती है। इवन 2013 में इनको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में डाला गया है यूनेस्को के द्वारा, है ना। और ये आपको जनरली जो है सो जो वैष्णव कम्युनिटी है मणिपुर की नाम से ही क्लियर है, मणिपुरी संकीर्तन है। तो ये आपको वैष्णव कम्युनिटी जो होते हैं, है ना, कुछ इसमें त्रिपुरा और असम में भी होते हैं, बट ठीक है, मणिपुर के बेसिकली हैं वैष्णव कम्युनिटी है, वो परफॉर्म करते हैं। और डेफिनेटली लॉर्ड कृष्ण की लाइफ को करते हैं। सिंबल्स और नौ ये वनली नहीं होगा, है ना, क्योंकि इसमें ड्रमिंग भी होती है, डांस परफॉर्मेंस होती है, तो इसमें ड्रमिंग भी होती है। सो 1 and 3 इज़ द राइट एंड 2 इज़ रॉन्ग, क्योंकि इसमें सिर्फ वनली लगा दिया है, तो इसको हम लोग को थोड़ा सा देखना है। नाउ डू यू नो व्हाट इज सिंबल्स? ये देखा है आपने, है ना। सो दिस इज द सिंबल्स, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस फॉर सन टेम्पल, के लिए कौन सा फेमस है। सो आपसे बोला है कि अरसवल्ली है, अमरकंटक है, ओमकारेश्वर है। कोई भी समझ में आ रहा है? ओमकारेश्वर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग जो है ना, उसमें ओमकारेश्वर जो है वो मध्य प्रदेश में है। सौराष्ट्र सोमनाथम, है ना, सौराष्ट्र में सोमनाथ है। श्रीशैल मल्लिकार्जुनम, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन है, ऐसे है ना। परल्याम वैद्यनाथम, है ना। डाकिन्याम भीमशंकरम, भीमशंकर डाकिनी में है। तो ये सारी चीज़ें हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है। हाँ, मैंने संस्कृत पढ़ ली, ठीक है। ओमकारेश्वर जो है सो मध्य प्रदेश में आपको है, नर्मदा रिवर के पास में। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं पूरे इंडिया में, उसमें से एक है। सो तीसरा तो सर सही है, सन टेम्पल है, सही है। नहीं, ये तो जब 12 ज्योतिर्लिंग हो गया तो क्या हो गया, ये तो हो गया कि शिव जी का है, तो इट्स नॉट द सन टेम्पल, तो सही नहीं है ना। सो थर्ड तो गलत हो गया सर, आंसर तो ऐसे ही 1 हो गया। बट हम लोग और बात करते हैं कि अमरकंटक में जो है सो ये आपको अमरकंटक जो टेम्पल है वो आपको, ये भी शिव जी के लिए है और नर्मदा गॉडेस के लिए है, तो अमरकंटक टेम्पल में, तो ये भी नहीं होगा। जो अरसवल्ली है ये आपको कहाँ पे है सर, ये आंध्रा में। देखो ये सिर्फ अगर ओमकारेश्वर आप जान रहे होते तो ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता। सो सूर्यसरी का टेम्पल अरसवल्ली है, सो दिस इज राइट, ठीक है, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि एक बनी थानी पेंटिंग है, वो कौन से स्कूल में है। बूंदी स्कूल, जयपुर स्कूल, कांगड़ा स्कूल, किशनगढ़ स्कूल। कांगड़ा स्कूल कहाँ के है, हिमाचल प्रदेश की, है ना। तो जो बनी थनी है ये आपको एक बनी थनी को मोनालिसा की पेंटिंग से कंपेयर की जाती थी। बनी थनी पेंटिंग जो है वो आपको मोनालिसा की पेंटिंग से कंपेयर की जाती थी, ठीक है ना। और ये बनी थनी पेंटिंग जो है ये आपको बनाया गया था निहाल चंद के द्वारा, निहाल चंद। और निहाल चंद जो थे मारवाड़ स्कूल, सब कुछ याद रखेंगे आप, मारवाड़ स्कूल किसका, किशनगढ़। सो किशनगढ़ मारवाड़ स्कूल के हुआ करते थे पेंटर, निहाल चंद उनके द्वारा पेंट किया गया था। एक विमेन की पेंटिंग बनाई थी और उसी को बनी थनी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको कंपेयर किया जाता था मोनालिसा से, मोनालिसा से इसको कंपेयर किया जाता था। बनी थनी जो है वो सिंगर हुआ करती थी किशनगढ़ में और पोएट हुआ करते थे किशनगढ़। जब सावंत सिंह हुआ करते थे, सावंत सिंह वहाँ पे किशनगढ़ में, तो वहाँ पे बनी थनी जो है सो सिंगर और पोएट हुआ करती थी। उन्हीं की पिक्चर बनाया था किसने, निहाल चंद ने, मारवाड़ स्कूल ऑफ किशनगढ़ के। और उसकी पेंटिंग को मोनालिसा से कंपेयर की जाती है। सो आंसर इज किशनगढ़। सो देख लीजिए पेंटिंग, मोनालिसा से इसको कंपेयर की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हिस्ट्री, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में कुछ स्टेटमेंट दी हुई है उसके बारे में और बताइए आप। इसमें कहा गया कि मोस्ट ऑफ द त्यागराज कृति आर डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। बोला त्यागराज ने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, जो भी है ना, उनकी जो कृतियाँ हैं वो जनरली जो है सो कृष्णा के भक्ति में आप लिखा हुआ है। तो पहले तो ये बोल दिया।
दूसरा कह रहा है कि त्यागराज क्रिएटेड सेवरल, त्यागराज ने बहुत सारे राग भी बनाए हैं, नया राग बनाए हैं। वेरी गुड। तीसरा कहता है कि अन्नामचार्य एंड त्यागराज जो है सो दोनों कंटेम्प्रेरीज थे। ठीक है। और चौथा कहते हैं कि अन्नामचार्य कीर्तन आर डिवोशनल सॉन्ग इन प्रेज ऑफ लॉर्ड वेंकटेश्वर, और अन्नामचार्य के जो कीर्तन थे वो आपको लॉर्ड वेंकटेश्वर पे थे कि क्योंकि प्रशंसा में बनाई गई थी। अब इसमें तो कौन सा सही है? अब अगर मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें बताऊं तो त्यागराज जो है वो बेसिकली जो भी चीज़ें लिखते थे, है ना, वो आपको नॉट फॉर कृष्णा, इट्स फॉर राम, है ना, राम पे लिखते थे, है ना। ये आपको बहुत सारी कंपोजिशन बनाई है लॉर्ड राम के लिए। तो त्यागराज कृति जितनी भी हैं, जितनी भी डिवोशनल सॉन्ग है, इट्स नॉट फॉर कृष्णा, इट्स फॉर राम। तो पहला गलत हो गया, ये तो ऐसे ही गया। बहुत नए नए राग बनाए थे, ये तो बिल्कुल सही है। देन अन्नामचार्य के बारे में बात करो तो दोनों एक समय के थे, ये तो वैसे भी गलत लग रहा है, ठीक है ना। अन्नामचार्य जो है सो अराउंड 15th सेंचुरी का है। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली रॉन्ग ही होते हैं, है ना। और ये 18th सेम जो कंटेम्प्रेरी में बोल देते हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि त्यागराज का आपने नाम सुना होगा, अन्नामचार्य का नाम नहीं सुना होगा। सो अन्नामचार्य जो है सो 15th सेंचुरी में एक हिंदू सेंट हुआ करते थे, उन्होंने बनाया था संकीर्तन। तो वो संकीर्तन जो बनाया था वो आपको लॉर्ड वेंकटेश्वरा, जो कि ऑल्सो फॉर्म ऑफ द विष्णु के फॉर्म हुआ करते थे, उनकी प्रेज में उन्होंने गीत लिखी थी। सो आंसर 2 and 4, इट्स नॉट 2, 3, 4। सो दोनों कॉन्टेम्प्रेरी नहीं थे। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कुछ क्राफ्ट दिया हुआ है और हेरिटेज ऑफ कहाँ का क्राफ्ट है ये आपसे पूछ रहा है। जैसे आपसे बोला है कि पुथुक्कुली सॉल कहाँ पे है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी कहाँ है, देन उपाड़ा जामदानी साड़ी कहाँ पे है। देखो अगर इसमें ना एक चीज़ आप याद रखोगे, सुजनी जो है ना ये आपको बिहार की है। सुजनी कढ़ाई जो है, सुजनी एम्ब्रॉयडरी जो है, ये महाराष्ट्र की नहीं है, इट्स फ्रॉम बिहार। अगर ऐसा करोगे तो 2 ऑप्शन ऐसे ही गया, है ना। सुजनी जो है आपको बिहार की है, भूसुरा विलेज है बिहार में, है ना। वहाँ पे आपको जितनी भी जो पुरानी साड़ी होती थी, पुरानी धोती होते थे, उससे आपको ये बनाए जाते थे। 2 बार 3 बार फोल्ड वोल्ड करके और उसमें उसको सी करके और वो बनाते थे। आप देखना गूगल पे जा करके तो हो जाएगा। पुरानी साड़ी, पुरानी धोती वगैरह को 2-3 बार ऐसे ऐसे रख के, ऐसे ऐसे पतला पतला बना के और फिर उसको ऐसे सी दिए, स्टिचेज कर दिए, तो वो आपको एक बेड टाइप का बन जाता था, ठीक है ना। सो सुजनी एम्ब्रॉयडरी बिहार का है, तो ये तो दूसरा गलत हो गया। देन अगर हम बात करें कि पुथुक्कली जो सॉल है ये आपको टेक्सटाइल है, जो आपको क्या कहते हैं उसको, टोडा में है ये आपको। और दिस इज इन टोडा जो है प्लेस, टोडाज जो प्लेस है, टोडाज लोग बनाते हैं इसमें, है ना। सो टोडाज लोग बनाते हैं, वो आपको नीलगिरी हिल में रहते हैं तमिलनाडु में, जिसको पुगूर भी बोलते हैं, है ना, जिसका मतलब होता है फ्लावर, है ना। तो इसको टोडा एम्ब्रॉयडरी भी बोलते हैं, जो ट्राइबल मेन और वीमेन जो सॉल पे करते हैं उसको। तो पुथुक्कली सॉल जो है वो टोडा लोग बनाते हैं, है ना, उसको टोडा एम्ब्रॉयडरी भी बोलते हैं। दिस इज इन द तमिलनाडु, तो पहला सही है। देन उपदा जमदानी साड़ी जो है ना, ये आपको सिल्क साड़ी है, जो आपको उपदा एक प्लेस है आंध्रा में है, तो वहाँ से इसकी ओरिजिन होती है ना। जमदानी जो है सो वो जम मतलब फ्लावर होता है, दानी मीन्स वेश होता है ना। तो ये है आपको, और ऐसा माना जाता है इसकी बंगाली रूट्स हैं, बस आप दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। 1 only इज द आंसर, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। नाउ अगला क्वेश्चन जो है कि विथ रेफरेंस टू द स्कॉलर्स लिटरेचर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया फॉलोइंग कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, उनके बारे में बताना है। जैसे कुछ स्कॉलर्स हैं उसके बारे में है, जैसे कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंगा के समय में हुआ करता था, ये बोल रहे हैं। अमर सिंह जो है सो हर्षवर्धन के समय में हुआ करते थे। कालिदास जो है सो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में होते थे। तो मुझे लगता है कि इसमें से अगर आपको, ये तो बेसिक है कि कालिदास जो है सो चंद्रगुप्त द्वितीय के कोर्ट में हुआ करते थे, तो ये तो बिल्कुल सही है। सो मतलब थर्ड तो सही होगा ही होगा। सो बिना थर्ड वाला तो जो है वो तो वैसे ही गलत हो गया। अब हम बात करते हैं अमर सिम्हा, ये आपको संस्कृत ग्रामरियन पोएट वगैरह हुआ करते थे एंशिएंट इंडिया में। ये आपको गुप्ता में जो नवरत्न होते थे उसमें भी ये होते थे। तो सेकंड शुड नॉट बी राइट, सेकंड सही नहीं होगा, ठीक है। ये हर्षवर्धन के समय में नहीं, अमर सिंह जो है, जो नवरत्न तो आप पढ़े होंगे ना, 9 रत्न जो होते थे गुप्ता डायनेस्टी में, गुप्ता डायनेस्टी रूलर्स के समय में, तो वो उस समय अमर सिंह होते थे, जो कि संस्कृत ग्रामरियन हुआ करते थे, पोएट हुआ करते थे। तो ये आपको सेकंड तो ऐसे ही गलत हो गया। जब सेकंड गलत हुआ तो 3 only, है ना।
ना पाणिनि जो है सो पुष्यमित्र संघ के समय में होता था। पाणिनि भी संस्कृत ग्रामरियर थे जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखे हैं, और ये 3rd-4th सेंचुरी के समय करते थे। उस समय शुंग एम्पायर जो है सो हुआ करती थी, है ना। और पुष्यमित्र शुंग जो थे वो फर्स्ट फाउंडर ऑफ द शुंग डायनेस्टी। तो ये पहला ही सही है, सॉरी 3rd सही है। सो पाणिनि जो है सो पुष्यमित्र संघ के नहीं होगा, बिकॉज पाणिनि जो बुक लिखी है अष्टाध्यायी वगैरह 3rd-4th सेंचुरी में, और शुंग एम्पायर जो थी वो 1st सेंचुरी BC में थी। तो पाणिनि पहला भी नहीं सही होगा। सो आंसर 3 ओनली होगी, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, ऑल थिंग्स रिटन इन एक्सप्लेनेशन। एक क्वेश्चन आई थी कि इंडिया के रेफरेंस में एक टर्म है, 2-3 टर्म है, हल्बी हो कोई। तो देखो इसमें कोई वगैरह तो पढ़ा हुआ था, हल्बी में भी आपका नहीं सुना हो, बट दीज आर द ट्राइबल लैंग्वेज। और ये आपको बहुत सारी जो प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग है ट्राइबल लैंग्वेज, इट्स अ ट्राइबल लैंग्वेज। तो हल्बी जो है ईस्टर्न इंडो आर्यन लैंग्वेज है, कोई जो है साउथ ईस्टर्न द्रविडियन लैंग्वेज है जो कंडाज लोग बोलते हैं, हो जो है वो उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल लोग बोलते हैं। तो हो बहुत न्यूज में था, और इसमें आपको हल्बी, तो अगर एक भी इसमें से पता होता तो आप इसमें कर देते हैं। देन इसमें एक चीज़ और आप याद रख लो कि हो जो है आपने सुना होगा कि जो बिरसा मुंडा अपराइजिंग हुई थी वहाँ पे हो रिवॉल्ट भी थी, है ना। तो उससे आपको इतना पता होगा दे आर द, ये सब जो था ट्राइबल रिवॉल्ट था, तो यहाँ पे ट्राइबल लैंग्वेज होगा ये। सो ट्राइब से रिलेटेड होगा तो डी शुड बी द आंसर। तो ये हो अपराइजिंग, ये आपको पता होगा, दीज आर द ट्राइबल लैंग्वेजेस, ठीक है ना। इसमें कोलमी भी है, कुंड है, कोया है, गोंडी है, कुदुक है, परजी है, दीज आर ऑल्सो ट्राइबल लैंग्वेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में के अनुसार से क्या इसमें से सही है। इन्होंने कहा था कि अ पर्सन कुड बी स्लेव एज ए रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। बोला कि जुडिशियरी के द्वारा ऐसी पनिशमेंट दी जा सकती है कि तुम किसी के स्लेव हो जाओगे, दास हो जाओगे। क्या ये सही है? दूसरा है कि फिर फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर सन शी वाज लीगली फ्री। इसमें कह रहा है कि अगर कोई फीमेल स्लेव होगी, स्त्री दास होगी, और उसकी मालिक के साथ संबंध होगी, और संबंध से अगर पुत्र की जनन हो जाती है, पुत्र का जन्म हो जाता है, तो आपको फ्री हो जाती है, लीगली फ्री हो जाती है। तीसरा है कि इफ ए सन बॉर्न टू अ फीमेल स्लेव वाज फादर्ड बाय हर मास्टर, द सन वाज इंटाइटल्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन। लेकिन अगर ऐसा होता है, देखिए मान लीजिए कि आप समझिए इस बात को पहला, कि कोई फीमेल स्लेव बन गई, कोई दास बन गई ना, वो दास अगर बन गई तो दास रहेगी। बट ऐसा हो गया कि दास बनने के बाद उसका मास्टर के साथ, जो उसके मालिक होंगे, उसके साथ उसको एक बेटा हो गया। अगर उसके सन हो जाते हैं तो वो लीगली फ्री हो जाएगी, मतलब दास नहीं रहेगी अब, ठीक है, तो मुक्त हो गई। लेकिन अगर उस बेटे को पालन पोषण कौन करेगा? ठीक है, तो अगर फादर्ड बाय हर मास्टर किया जाएगा तो वो हो जाएगा, तो उसको लीगल स्टेटस भी मिल जाएगा। जो मास्टर्स के सन होंगे उसको लीगल स्टेटस मिल जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो ये तीनों के तीनों सही है। और अर्थशास्त्र में ये सारी जो चाणक्य ने, कौटिल्य ने लिखा है, उसमें आपको सब कुछ लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कैसी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। और उसी में इन्होंने लिखा था कि जुडिशियल पनिशमेंट में किसी को स्लेव बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें किंग की बात की है कि किंग का क्या क्या आपको काम होता है। किंग सुप्रीम अथॉरिटी होता है, और उनका काम है कि उनकी जो वेलफेयर ऑफ इस सब्जेक्ट, मतलब प्रजा को, उसको वेलफेयर देखना है, से किंगडम को बचाना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, डे टू डे फंक्शन को देखना है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बांटा गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा सही है ये पूछ रहा है। जब भी आप ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पे देखो कि करेक्ट और अनकरेक्ट पूछ रहा है। सो इसमें बीजेक बोला है कि कंपोजिशन ऑफ संत दादू दयाल। अगर संत दादू दयाल के बारे में बात करोगे तो ये वेवस कम्युनिटी के हुआ करते थे, एंड वेवस कमेटी अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ है, अहमदाबाद में। ऑफ कोर्स दिस इज़ द, ये निर्गुण भक्ति को प्रमोट करते थे, और इन्होंने एक टीचिंग, जो इनकी टीचिंग है, उनको दादू दयाराम की बानी में इनको निकाला गया है। तो ये बीजेक जो है वो आपको एक्चुअली बेसिकली कबीर की टीचिंग है। बीजेक जो है कबीर की टीचिंग हुआ करती थी। ये 15th सेंचुरी में कबीर हुआ करते थे, तो वहाँ पे, और उसकी जो कबीर की जो बानी है वो आपको सिख के जो सिखिज्म में जो है सो स्क्रिप्चर में कुछ कबीर की बातें लिखे हुए थे। और कबीर में एक चीज़ और याद रखेंगे, कबीर किसके डिस्पल हुआ करते थे, तो उसका नाम है रामानंद, ठीक है ना। और इन्होंने कबीर पंथ स्टार्ट किया था, एक रिलीजियस ग्रुप स्टार्ट किया था, वो बोलते थे कि हम फाउंडर हैं, है ना।
तो ये आपको संत मत सेक्ट्स के वो उसके जो फाउंडर, उसके जो कबीर की जो लिस्ट थी उसके वन ऑफ द सेक्ट थे संतमत सेक्ट, ठीक है ना, संतमत अभी भी है संतमत सेक्ट। और इन्होंने लिखा था सबद, पेजक, दोहा, होली, रिखताल, है ना। और इसमें जितने भी टीचिंग की आइडियाज़ वगैरह उसकी कलेक्शन थी। तो बीजक संत दादू दयाल, तो ये आपको वैसे बीजक, तो ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा है द फिलोसफी ऑफ पुस्ति मार्ग वाज प्रपाउंडेड बाय द माधवाचार्य। तो देखो इसमें दो चीज़ें इसमें हो गई। दो चीज़ें क्या हो गई कि वन इज द पुस्ति मार्ग कौन है, और पुस्ति मार्ग क्या होता है कि एक्सट्रीम डिवोशन ऑफ गॉड, मतलब कि साल्वेशन करने के लिए आपको पूरी तरह गॉड के प्रति चला जाना पड़ेगा, तो दैट्स अ पुस्ति मार्ग। सो बस पुस्ति मार्ग की जो फिलॉसफी है वो आपको किया था, पुस्ति मार्ग की जो फिलॉसफी है वो आपको किया था वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य ने, सब पूरा इधर उधर कन्फ्यूज करके दिया हुआ है। सो वल्लभाचार्य ने ये पुस्ति मार्ग की बात किया था। नाउ वल्लभाचार्य को अचिंत भद्र भी बोलते हैं, और इन्होंने सबसे पहले कृष्ण भक्ति की बात की थी महाभागवत पुराण को लेकर के, और इन्हें शुद्ध अद्वैत का भी फाउंडेशन फिलॉसफी दिखाया। हमने पहले बात की थी कि द्वैत, अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, द्वैत का कौन फाउंडर है, तो ये तो दोनों के दोनों गलत हो गए। थोड़ी सी माधवाचार्य के बारे में जान जाओ, तो जो 3 ट्रिनिटी ऑफ फिलोसफर्स हैं, है ना, वो उसमें माधवाचार्य थर्ड है ना। और पहला था शंकराचार्य, देन रामानुजाचार्य, देन माधवाचार्य, और इन्हें द्वैत की फिलॉसफी दी है। तो ये आपको हमने पहले बात की, उसमें से देख लेना, द्वैत, विशिष्ट द्वैत, द्वैत अद्वैत, ये सब सारी चीज़ें देख लेना। सो नॉट नीदर वन नॉर टू, कोई भी इसमें सही नहीं है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, ईच एंड एवरीथिंग रिटन इन द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज, ये है धान्य कटक, विच फ्लोरिस्ड एज ए प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिका। महासंघिका के समय में एक बुद्धिस्ट सेंटर हुआ करता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर हुआ करता था, उसका नाम था धान्य कटक। ये कहाँ पे था? आंध्र में था, गांधार में था, कलिंग में था, या मगध में था। सो धान्य कोटा या धरनी कोटा जो है वो अमरावती के पास में गुन्नेर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में हुआ करता था, ठीक है ना, क्लियर। और वहाँ पे ये आपको धान्य कटक इसलिए भी फेमस है, जिसको हाँ सतवाहन किंगडम का कैपिटल हुआ करता, जिसको आंध्रा भी बोलते हैं, जो डेक्कन में 1st to 3rd सेंचुरी AD में राज किया था। तो ये आंध्रा में धान्य कटक जगह है। अगला क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूप, स्तूप के कॉन्सेप्ट जो है सब बुद्धिस्ट ने स्टार्ट किया था। पहला तो ये है। स्तूप वाज जनरली रिपोजिटरी ऑफ, स्तूप जो है जनरली जो है सो राख जो होती है मरने के बाद, उसमें जो अवशेष होती है उसको रखने की जगह है। दूसरा ये है। तीसरा है स्तूप वाज ए वोटिव एंड कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, बुद्धिस्ट परंपरा है, उसमें स्तूप को एक कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर के रूप में देखा गया है। नाउ ये सब क्वेश्चन है। नाउ कौन से सही है, कौन सा गलत है? दोनों सही है, एक सही है, या सारे सही हैं? तो नहीं। देखिए जो स्तूप है, ये जो बोल रहा है कि बुद्धिस्ट नहीं इसको स्टार्ट किया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक्चुअली स्तूप का मतलब हिप होता है, ये पाइल है ना। तो पहले जो है सो अर्थ पे एक स्टोन्स वगैरह डाल के या माउंड ऑफ अर्थ इतना बड़ा बना करके ये आपको दिया जाता था कि अगर कोई ब्यूरियल साइट्स पे जो है सो ऐसा ऊंचा, आज भी आप जाते होगे गाँव में तो नॉर्मल ब्यूरियल साइट्स पे भी थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं। दैट्स अ साइन कि मतलब यहाँ पे ब्यूरियल साइट्स हैं। सो दिस इज द कॉमेमोरेटिव मार्क्स। तो ऐसा नहीं कि बुद्धिस्ट के समय ये स्टार्ट हुआ, ये पहले से भी था, ठीक है ना। सो ये फेमस हुआ है उस समय में। एंड जो बुद्धिस्ट को जब रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स को रखा गया था, और बुद्धा के एसोसिएट जितने भी ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते थे उसको जब रखा गया था, तो उसको जो है सो उसी में रखा गया था, ठीक है ना। और इसलिए उसको सेक्रेड माना गया है, और इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बुद्धिज्म में हो गई। तो ये गलत है कि इसकी बुद्धिज्म में से स्टार्ट हुई, बाकी जो दोनों हैं वो आपको सही है, ठीक है ना। स्तूपा कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में, दिस इज टोटली राइट, ठीक है ना, क्लियर। परिनिर्वाण के लिए दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द प्रैक्टिस ऑफ वट्टकिरुटल। ना वट्टकिरुटल पता है क्या है? संगम पोयम में इसके बारे में लिखा हुआ है। किंग्स एम्प्लॉइंग वीमेन बॉडीगार्ड को रखते थे, उसको बोलते थे वट्टकिरुल। दूसरा बोले लर्न पर्सन असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस और फिलोसफिकल मैटर पर डिस्कस करने के लिए जो ज्ञानी पुरुष होते थे वो असेंबल होते थे रॉयल कोर्ट में, उसको बोलते थे वट्टकिरुल, प्रैक्टिस ऑफ वट्टकिरुटल, ठीक है। देन यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल। यंग गर्ल्स को काम दिया जाता है कि जो पक्षी या एनिमल्स है उसको एग्रीकल्चर फील्ड में से भगाने के लिए, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस ऑफ
वटकिरुतल, ये भी है। चौथा है कि द किंग डिफेटेड इन द बैटल कमिटिंग रिचुअल सुसाइड बाय स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। जैसे संलेखन विधि आपने देखा है ना जैन में, तो संगम पोएम में ये आपको एक ये बताया जाता था कि जो जो लोग होते थे, है ना, जो लोग होते थे उनको जो है सो जीतना था, मतलब कि ऑलवेज विन। अगर वो नहीं जीतेंगे, अगर वो हार गए तो वो शर्म से क्या करेंगे, वो सुसाइड कर लेंगे। सो रिचुअल सुसाइड उसको बोलते थे कि फास्ट अंटिल डेथ, स्टार्विंग हिमसेल्फ टू डेथ। समझ में आ गया? तो इससे क्या होता था कि उनकी बेइज्जती नहीं होती थी, तो ह्यूमिलिएशन ना हो कि हम हार गए हैं, एनिमी ने हमको कैप्चर कर लिया है, हमारी ओनर प्रेस्टीज बची रहे, इसीलिए प्रैक्टिस ऑफ वट्टकिरुलर उस समय फेमस था। बहुत सारे संगम पोएम में लिखा हुआ है ये चीज़ कि ये प्रैक्टिस होती थी उस समय में, कि तमिल किंग्स इतने मतलब हीरोइक होते थे कि अगर वो हार जाते थे तो वो ओनर के साथ मरते थे, खाना पीना छोड़ देते थे और डेथ कर जाते थे। ठीक है, तो ये आपको डी शुड बी द आंसर। बाकी आपको एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ें लिखी हुई है। अगला क्वेश्चन है, कुछ लिटरेरी वर्क है और उसके ऑथर के बारे में लिखा हुआ है। नाउ पहला जो है देवी चंद्रगुप्त, ये आपको एक संस्कृत प्ले है, विशाखा दत्त की है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये विल्हन की है, ये आपको गलत है। इट्स अ देवी चंद्रगुप्त जो है उत्तम, ये आपको विशाखा दत्त की है। ये गुप्ता के किंग होते थे, क्या नाम होते थे? रामगुप्त। क्या होते थे? रामगुप्त। वो चाहते हैं कि अपनी जो क्वीन होती है ध्रुव देवी, उसको सका इन्वेडर के जो सका इन्वेडर को समर्पित करना सरेंडर करना चाहते हैं। गुप्ता किंग रामगुप्त जो होते हैं वो चाहते हैं कि सका जो इन्वेडर होते हैं उनको अपनी पत्नी दे रहे होते हैं, क्वीन ध्रुव देवी को, लेकिन उनकी यंगर ब्रदर जो चंद्रगुप्त होते हैं वो एनिमी कैंप में जा करके, है ना, वो एनिमी को मार देते हैं। ठीक है, सो इसलिए उसका पूरी कहानी लिखी हुई है देवी चंद्रगुप्त विशाखा दत्त के द्वारा। दूसरा फिर है कि हमीर महाकाव्य, ये 15वीं सेंचुरी में आपको इंडियन संस्कृत की एक एपिक पोएम हुआ करती थी, जो जैन स्कॉलर कौन थे? नए चंद्रसूरी, है ना, ये आपको लिखा था। इसमें चौहान किंग हमीरा के जो आपको बायोग्राफी इसमें लिखी हुई है, तो ये बिल्कुल सही है। मिलिंद पान्हो आपको पता ही होगा, किंग मिलिंदा की जो क्वेश्चन होती थी, है ना, सो वो आपको किसने लिखी है? नागसेन ने लिखी है, उसको नागार्जुन भी बोलते हैं, तो बिल्कुल सही है ना। देन इंडो ग्रीक की मेंडर होते थे, है ना, अब बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन है, उन दोनों के बीच की बातें हैं। देन नीति वाक्य मृत जो है, ये आपको एक साउथ में एक जैन साधु हुआ करते थे 10th सेंचुरी के आसपास में, सोमदेव सूरी उनका नाम था, उन्होंने ये लिखा था नीति वाक्य मृत। ठीक है ना, नेक्टार ऑफ द साइंस ऑफ द पॉलिटी, ये आपको स्टेट क्राफ्ट पे चीज़ें लिखी हुई थी। ठीक है ना, क्लियर? तो 3 इसमें सही है, एक गलत है सिर्फ देवीचंद, और ये बहुत आसान था, देवीचंद वाला तो पक्का था गलत ही होगा, तो ऑल 4 होना नहीं था, है ना। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हेरिटेज। हेरिटेज क्या है? ठीक है, हेरिटेज इज दैट विच हैज़ बीन और मे बी इनहेरिटेड, जो विरासत वह है जो विरासत में मिली हो, या विच हैज़ बीन और मे बी या मिलेगी। ठीक है, हाँ, मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई है। दूसरा क्या है? हेरिटेज इज एनीथिंग गिवन और रिसीव्ड टू बी प्रॉपर पोजीशन। ठीक है ना, ये कोई दी गई या प्राप्त की चीज़ें, दोनों का दोनों सही है हेरिटेज के बारे में। सो दोनों सही है। हेरिटेज होता क्या है? सो हेरिटेज इज ए प्रॉपर्टी जो इनहेरिटेड की जाती है, मतलब प्रीवियस जनरेशन से आपको पिताजी से आपको मिली है ना, तो ये होगा, तो सी आंसर होगा। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द फेमस संस्कृत मृच्छकटिक का रचनाकर कौन है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि शूद्रक हैं। शूद्रक जो है सो मृच्छकटिक के रत्नाकर हैं। आसान सा क्वेश्चन है और इट इज हेयर। अगला है कि अर्थशास्त्र, जो क्लासिकल वर्क ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, वो किस पे है? अर्थ है तो आप इकोनॉमी सोच रहे होंगे, बिल्कुल नहीं। इट्स नॉट ऑन अबाउट द कल्चर, इट्स नॉट अबाउट द मोनार्की, इट्स अबाउट ऑन द स्टेट क्राफ्ट। और किसने लिखी है? कौटिल्य ने। ठीक है, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड चरक संहिता ओरिजिनेट? चरक संहिता कब ओरिजिनेट हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये 3rd to 2nd सेंचुरी BC में चरक संहिता ओरिजिनेट हुई थी, और
ये चरक ने लिखी थी, सिंपल सी बात है। तो ये 3rd to 2nd सेंचुरी में हुआ करती थी। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कंपोज, हरिसेन के द्वारा कौन सा कंपोज किया गया हुआ इनमें से। सो नासिक इंस्क्रिप्शन ऑफ गौतमी बालकृष्ण, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त के लिए जो प्रयाग प्रशस्ति थी वो लिखा था हरिसेन ने, या देवपार प्रशस्ति जो विजय सेन का था वो लिखा था, या हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल का था वो लिखा था, है ना। सो प्रयाग प्रशस्ति, जिसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोलते हैं, उसमें समुद्रगुप्त को बताया कि समुद्रगुप्त के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। समुद्रगुप्त एज ए ग्रेट वॉरियर, तो ये जो है आपको किसने लिखा है, ये गुप्त किंग समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हुआ करते थे हरिसेन, उन्होंने एक समुद्रगुप्त के प्रेज में प्रशस्ति लिखी थी, उसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति। सो बी शुड बी द आंसर, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द अर्ली मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिराजी स्कूल वाइल द अर्ली मुगल पेंटिंग इनिशियली फॉलोड बेहराड स्कूल। अब बोल रहा है कि जो शुरू में मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग हुआ करती थी वो इन्फ्लुएंस था सिराजी स्कूल से, और जो पुरानी मुगल पेंटिंग हुआ करती थी वो बेहजाद स्कूल को फॉलो करती थी। दो चीज़ें बता दिया आपको। तीसरा है द मेजर एक्सपोनेंट्स ऑफ बेहजाद स्कूल ऑफ इंडिया वेर सैयद अली, और बेहजाद स्कूल जो इंडिया में फेमस किया था बेहजाद स्कूल ऑफ पेंटिंग, उसका नाम था सैयद अली और अब्दुल समद। अब दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये बात है। नाउ अगर आप इसमें बात करते हैं कि सबसे पहले मालवा स्कूल का जो है सो इन्फ्लुएंस हुआ था सिराजी से, ये बात है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आपके सही है कि मालवा स्कूल जो फ्लोरिस्ट हुई थी उस समय में, तो वो आपको सिराजी स्कूल से इन्फ्लुएंस हुए थे, और बेहजाद स्कूल से। बेहजाद स्कूल इंडिया में जो बेहजाद के ये थे वो तो आपको सैयद अली और अब्दुल समद। अब बात क्या है कि अगर इस टाइप की क्वेश्चन आती है तो जनरली थोड़ी सी यूनिक होती है। सो मे बी अगर आपको पता हो तो अभी बन पाएगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाते हो। सो बोथ आर राइट एंड दिस इज समवेयर रिटेन इन एनसीईआरटी मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। इसके बाद तुलक पीएम जो है, तुलका पीएम है, उसके बारे में कौन सा करेक्ट है उससे बात किया जा रहा है। सो क्या ये ट्रीटीज ऑन ग्रामर है, या इट वाज कंपोज 1st to 4th सेंचुरी के बीच में कंपोज किया गया है, या संगम कॉर्पस के पार्ट है, और ये पाणिनि ने कंपोज किया है, ठीक है ना। सो देखिए 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक हुआ करती थी संगम पीरियड, है ना। ये आपको कृष्णा और तुंगभद्रा के साउथ में हुआ करती थी, है ना, तो उसको हम लोग संगम पोएम बोलते हैं। नाउ इसमें जो फर्स्ट संगम है ये हमने डिस्कस किया हुआ है ना, सेकंड संगम है और थर्ड संगम है। तो पहला और तीसरा जो है सो मदुरई में हुआ था, और दूसरा जो है सो कपदपुरम हुआ था, और वहाँ पे एक तुलकपियम वर्क हुआ था जो अभी तक सर्वाइव कर रहा है, तुलकपियम। तो तुलकपियम जो है वो तुलक पियार ने लिखा है, तुलक पियार ने लिखा है, और इसको माना जाता है कि अर्लीस्ट तमिल लिटरेरी वर्क है ना। और ये तमिल ग्रामर ही बोलते हैं, विच बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट टाइम। तो ये 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी एडी तक के बीच में है, ये बिल्कुल सही है। और ग्रीटीज ऑन ग्रामर है, ये भी सही है। और इस संगम कॉर्पस में जितनी भी बुक्स हैं, तुलकपियम है, एतुतोगई है, पट्टू पट्टू है ना, पथिनेक कलंकु है, और 2 एपिक्स भी है, शिल्पातिकरम और मणिमेगलाई। हम आगे देखेंगे। जो एतुतोगई है वो 8 एंथोलॉजीज है, इसमें 8 वर्क्स हैं, नरियानी है, अगनारू है, पुनानुरू है। तो ये सब आप देख लेना, एक बार सब याद कर लेना, ठीक है। ये पूरी आपको डिटेल दी हुई है, आप इसको देख करके पढ़ लेना। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय ऑथर हर्षवर्धन ने कौन कौन सी बुक लिखी है भाई। हर्षचरित किसने लिखा है? हर्षचरित जो है सो बाणभट्ट ने लिखा है। हर्षचरित जो है सो किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। दूसरा कादम्बरी बुक लिखा है किसने? बाणभट्ट ने। कादम्बरी बुक जो है सो बाणभट्ट ने, ठीक है। देन गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने। गीत गोविंद जयदेव ने। और रत्नावली किसने लिखा है? ये हर्ष ने लिखा है। तो रत्नावली जो है सो हर्ष ने लिखा है, हर्षचरित और कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा है, गीत गोविंद जो है सो जयदेव ने लिखा है, ठीक है। ये पूरी आपको बुक्स ही मैंने दे दिया है, फोटो। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर इन द आर्ट ऑफ पेंटिंग इन इंडिया। 19th सेंचुरी में जो आर्ट ऑफ पेंटिंग थी उसमें से इनमें से कौन सा नहीं था। ये बोल रहे हैं कि ओपन मार्केट के लिए आर्ट प्रोड्यूस होती थी, है ना। बिल्कुल ऐसा नहीं होता था कि 19th सेंचुरी में जो आर्टिक वर्क जनरली होती थी वो पैट्रोनेज में होती थी, है ना। तो ये ओपन मार्केट में मतलब बेचने के लिए ऐसा कुछ नहीं था, है ना। सो ये आपको गलत है। आर्ट जो है वाज बीइंग प्रोड्यूस फॉर द ओपन मार्केट के लिए प्रोड्यूस किया था, ऐसा कुछ नहीं था।
तो यही गलत हो गया, नॉट, ये सही नहीं है। मार्केट में 19th सेंचुरी में आपको नहीं हुआ था ऐसा। द आर्टिस्ट, शिल्पी बोलते हैं, बिकम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द आर्टिशियन। कारीगर से आर्टिस्ट और आर्टिशियन दोनों अलग होते थे। आर्टिस्ट मतलब शिल्पीकार और आर्टिशियन मतलब कारीगर, है ना, ठीक है। और जो शिल्पीकार होते थे, आर्टिस्ट होते थे, वो क्रिएटिविटी करते थे, और ये जो कारीगर होते थे वो आपको टेक्निकल एक्सपर्टाइज होती थी, ठीक है। और 19th सेंचुरी में ऑयल पेंटिंग हुई है, या ये सब जो हुई है बिल्कुल सही है। एलाइट और पॉपुलर आर्ट वाइडेंट होती थी, है ना। हायर एस्थेटिक वैल्यू की जो होती थी, है ना, जो अपर क्लास को सिर्फ मिलता था, उसको बोलते थे एलाइट पेंटिंग। और जो मतलब यूनिफॉर्मली सबके लिए एक्सेप्टेबल था, दैट्स अ पॉपुलर आर्ट, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डिनोटिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ भक्ति इज नॉट करेक्टली मैच। अब देखो सगुण भक्ति क्या होती है ना, जो गॉड की वर्शिप करे विथ फॉर्म, और निर्गुण होगा विदाउट फॉर्म, है ना। तो बिलीव इन गॉड विथ एट्रीब्यूट्स, ये बिल्कुल सही है। और बिलीव्स इन गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स, ये भी सही है। नाउ अलवर जो होते थे वो किसके थे? शक्ति के। नहीं यार, एक विष्णु के होते थे, एक शिव के होते थे। तो अलवर जो होते थे वो विष्णु के होते थे, और ये शिव का नयनार है तो ये विष्णु के हो गए। तो सी जो होगा सही नहीं था। आसान सा क्वेश्चन था। अगला है कि ऑन द बैंक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज द एंसेंट। माहिष्मती किस नदी के किनारे थे? सरयू, सोन, नर्मदा, गोदावरी। देखो अगर आप थोड़ा सा ब्रेन लगाओगे तो सरयू और सोन तो कभी भी आप इसमें काट सकते हो कि माहिष्मती साउथ में, मध्य प्रदेश में हुआ करती थी। सरयू सोन मध्य प्रदेश में नहीं होगी। सो इट्स अ नर्मदा रिवर पे मध्य प्रदेश में अभी जो है माहिष्मती हुआ करती थी। एंशिएंट माहिष्मती जो है आज प्रेजेंट डे में मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर के किनारे। सो आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ फिलोसफी डिड कुमारिल भट्ट एंड प्रभाकर किस स्कूल ऑफ फिलोसफी से बिलोंग करते थे? लोकायत, माध्यमिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। देखो पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा को क्या बोलते हैं? वेदांत भी बोलते हैं। तो क्या आपने कुमारिल भट्ट कभी सुना है इसमें, या प्रभाकर सुना है पूर्व मीमांसा या उत्तर मीमांसा में वेदांत के बारे में? वेदांत मतलब क्या हो गया, है ना, उपनिषद और भगवत गीता पे फोकस। तो मध्यमिका जो है ये बुद्धिस्ट स्कूल की है, जो नागार्जुन ने फाउंड किया था। नागार्जुन ने माध्यमिक फाउंड किया था, विच इज द बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ फिलोसफी। सो माध्यमिक है। दूसरा है लोकायत। लोकायत है, लोकायत आपको मैंने बता दिया इट्स बिलीव्स इन द मैटेरियलिज्म। तो लोकायत होगा नहीं, माध्यमिक होगा नहीं। उत्तर मीमांसा मैंने पहले ही कह दिया, वेदांत की बात क्या है, इट्स फोकस्ड ऑन द उपनिषद एंड भगवत गीता। नाउ जस्ट पूर्व मीमांसा देखते हैं। यहां पे पूर्व मीमांसा में ही इज टॉकिंग अबाउट द, ये इम्फेसिस किए थे ये लोग वैदिक टेक्स्ट के इंटरप्रिटेशन पे, रिचुअल के इंटरप्रिटेशन पे, धर्म और कर्म का क्या इंपॉर्टेंस है उस पर बात किए थे। और इसमें कुमारिल भट्ट और प्रभाकर जो है सो प्रोमिनेंट स्कॉलर हुआ करते थे उस समय में। उन्होंने इस फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा योगदान किया है। सो पूर्व मीमांसा, ठीक है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अश्वघोष। का वर्क कौन सा नहीं है? देखो शारिपुत्र प्रकरण ये अश्वघोष ने लिखी है। बुद्ध चरित्र ये भी आपको अश्वघोष ने लिखी है, अश्वघोष ने लिखी है ना। देन सौंदर्यनंद ये भी अश्वघोष ने लिखी है। लेकिन मंजू श्रीमूल कल्प ये आपको बोलते हैं, ये मंजू श्री से था, और ये आपको अश्वघोष ने नहीं लिखे हैं, ठीक है। मंजूश्री कल्प इज ए स्क्रिप्चर डिवोटेड टू मंजूश्री, है ना। तो ये आपको मंजूश्री मूल कल्प जो है वो इसने अश्वघोष ने नहीं लिखा, ठीक है। और मंजूश्री मूल कल्प का जो ऑथर है वो क्लियर नहीं है। सो बस आप इतना याद रखो कि मंजूश्री कल्प जो है वो एक स्क्रिप्चर है जो बोधिसत्व होते थे ना मंजूश्री, है ना, उनके बारे में लिखी हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर चार्वक स्कूल ऑफ फिलोसफी के कौन कौन ऐसे थे जो फॉलो करते थे? ध्रुत है, न्याय है, सुशिक्षित है, वैशेषिक है। ध्रुत, न्याय, सुशिक्षित। अच्छा एक बात आप इसमें देखना, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो न्याय और वैशेषिक है तो ऑलरेडी स्कूल ऑफ फिलोसफी है। 6 में से ये आपको न्याय और वैशेषिक होती है। तो चार्वक में ये 2 and 4 तो नहीं होगा ना, एटलीस्ट 2 and 4 तो होगा ही नहीं। तो 1 and 3 शुड बी द आंसर। में कुछ नहीं सोचना था। न्याय और वैशेषिक ये तो ऑलरेडी
6 जो फिलॉसफी, स्कूल ऑफ फिलॉसफी उसमें आती है। चार्वाक वाली जो लोकायत है, जो चार्वाक फिलॉसफी है उसको लोकायत भी बोलते हैं। ये मेटलिस्टिक चीज़ों पे बात करती थी। ये बोलते थे कि भाई आफ्टर लाइफ कुछ नहीं होता है। गॉड की एग्जिस्टेंस पे भी इनको सवाल उठाते थे, कर्म पे भी सवाल उठाते थे। ये बस सेंसुअल प्लेजर की बात करते थे। और उसी चार्वाक स्कूल ऑफ फिलॉसफी में एक होता था ध्रुत, ठीक है ना। ध्रुत मतलब तेज होता है ना, कि ही बिलीव कि चालाक होना चाहिए, इंपोर्टेंस ऑफ क्लेवरनेस इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर की बात किया था। एंड जो सुशिक्षित है वो भी चार्वाक है की फिलॉसफी है। इन्होंने कहा था कि सोल जो है बॉडी से डिस्टिंक्ट है। और न्याय और वैशेषिका, तो न्याय तो आपको लॉजिकल इंजीनियरिंग की स्कूल की बात कर रहे हैं, वैशेषिका जो है सो मेटाफिजिक्स की बात कर रहे हैं। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है न्याय और इसका, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है। सो आंसर 1 और 3 होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था। द लीजेंड ऑफ प्रहलाद एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप फर्स्ट सेट आउट इन, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? क्या भागवत पुराण में लिखा हुआ है? क्या विष्णु पुराण में लिखा हुआ है इसके बारे में? वामन पुराण में या अग्नि पुराण में? तो हिंदू की एक एपिक टेस्ट हुआ करती थी, उसका नाम है भागवत पुराण। ये आपको विष्णु के जितने भी अवतार हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। और वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हिरण्यकश्यप एक राक्षस किंग हुआ करते थे। वो अपने सन जो है प्रहलाद, वो विष्णु की पूजा करते थे, इसलिए वो एनिमी हो गए थे, ठीक है। तो वो उसको मार दिया वाराह रूप में। और उसको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ना तुम आदमी से मरोगे, ना जानवर से मरोगे, ना घर के बाहर मरोगे, ना घर के अंदर मरोगे, ना दिन में मरोगे, ना रात में मरोगे। तो नरसिंह अवतार हुआ था जो हाफ मैन और हाफ लायन हुआ करते थे। एंड वो शाम के समय मारा था, ना दिन में ना रात में, ना घर के बाहर में, तो वो गेट पे मारा था। तो ये आपको इट्स इन द भगवत पुराण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इंडियन थिंकर्स फर्स्ट स्पोक ऑफ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम टू काउंटरफिट इफेक्ट। कौन ऐसा इंडियन थिंकर्स थे जो सबसे पहले ये कहा था कि काम के बदले खाना देने के लिए अगर फेमिन होता है तो इसमें जो है ये कौटिल्य थे। इन्होंने 2000 साल 3000 साल पहले इन्होंने ये लिखा है कि अगर फीमेल होती है तो किंग को क्या करना चाहिए? कुछ काम स्टार्ट करना चाहिए, बिल्डिंग बनानी चाहिए, किले बनानी चाहिए, वाटर का काम करवाना चाहिए, है ना। और उससे क्या होगा कि लोग को काम मिलेगा, तो काम के बदले लोगों को फूड प्रोवाइड करना चाहिए अगर ऐसी क्या कहते हैं अकाल पड़ जाती है तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्कल्पचर, सांची जो स्तूप है वहाँ पे जो स्कल्पचर है उसके बारे में कौन सा सही है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि इन सम स्कल्पचर देयर इज ए रिप्रेजेंटेशन साल भंजिका, कुछ स्ट्रक्चर है जहाँ पे साल भंजिका है, ठीक है, मेंशन है, रिप्रेजेंटेशन है। दूसरा कहता है द फिगर ऑफ साल भंजिका इज रिप्रेजेंटेड बाई ए विमेन सराउंडेड बाई लोटसेज एंड एलिफेंट। बोला कि जो साल भंजिका का फिगर है, पहले तो बोला कि कुछ स्कल्पचर है वहाँ पे साल भंजिका का फिगर है। फिर बोलता है जो साल भंजिका है वो एक विमेन है और वो उसके चारों तरफ लोटस हैं, कमल और एलिफेंट्स हैं। दूसरा तो ये बोलता है। और तीसरा कहता है जो साल भंजिका की मोटिव है नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडिया से इंस्पायर्ड नहीं है। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब इसमें बोल रहा है कौन सा सही है, ठीक है ना। बुद्धिस्ट आर्ट में एक विमेन की इमेज है, उसको यक्षी बोलते हैं, तो वो एक ट्री पकड़ी हुई है, ठीक है ना, ट्री पकड़ी हुई है। मैं आपको अगर इमेज दिखा दूं, सो दिस इज द इमेज, ये साल भंजिका की इमेज है। नाउ अब इसमें क्या है, साल भंजिका की इमेज है, तो द फिगर ऑफ साल भंजिका रिप्रेजेंटेड बाय विमेन सराउंडेड बाय लोटसेज एंड एलिफेंट्स। कहीं दिख रहा है आपको लोटसेज एंड एलिफेंट्स? ये पेड़ पकड़े हुए हैं, तो दिस शुड बी रॉन्ग, सेकेंड गलत हो गया। सो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3। स्कल्पचर तो है साल भंजिका का, तो पहला तो सही है, और डायरेक्टली बुद्धिस्ट से नहीं है, ठीक है ना। बस इतना याद रखेंगे, इससे ज़्यादा इसमें क्या लगाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑन आर्ट एंड कल्चर। दिस इज द कोट ऑफ द डे दैट योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। आपकी फ्यूचर इस पर डिपेंड करती है कि आज आप क्या कर रहे हो, कल क्या करोगे उस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है।
So thank you for watching. You can get the PDF from the Telegram channel pyq_pedia and we'll meet in the next class जहाँ पे हम लोग आर्ट एंड कल्चर के और भी क्वेश्चन करेंगे. So thank you all for watching.